नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 13 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेगमेंट है वो भी देखेंगे, साथ में एक्सप्लेन पेज भी देखेंगे और इकोनॉमी पेज की बात भी करेंगे और एक दो अगर स्पोर्ट्स पेज से भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो देखेंगे। इन शॉर्ट, एडिटोरियल और आइडिया पेज को छोड़ करके सारा इंडियन एक्सप्रेस का हम कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखो, ऑपरेशन लंगदा ये कहाँ पर और किस वजह से चलाया जा रहा है इसके बारे में देखेंगे। एक यहाँ पर जीएसएलवी का फेलियर के चलते अभी इसरो का एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने कल देखा था ना, EOS-03 सैटेलाइट लॉन्च होने वाला था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो फेल हो गया। उसके पीछे वजह क्या है, सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन पेज पे मिलेगी, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस ना करके एक्सप्लेन पेज वाला कंटेंट उठाएंगे। ठीक है, साथ में इसके अलावा हम जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है ये कि रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 3 महीनों में अब जाकर के थोड़ा कंट्रोल में आया है और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अच्छा खासा देखने को मिला है, जानेंगे इसको। इसके अलावा आगे देखें, पोक्सो एक्ट के बारे में आपको खुद से पढ़ना है या आप डिटेल में एक बार ज़रूर पढ़ोगे इसके बारे में। फिर पेज नंबर 4 पे हम देखेंगे एलिफेंट काउंट से रिलेटेड संबंधित एक न्यूज़ है कि अभी जो टाइगर्स की सेंसस की जाती है ना, बोला सेम उसी मेथड्स को, उन्हीं मेथड्स को यूज़ किया जाएगा एलिफेंट की सेंसस करने के लिए, जानेंगे क्या बताया जा रहा है। दूसरा, फिर एक्सप्लेन पेज पे हम GSLV F10 इसका फेलियर जो हुआ है कल, उसके बारे में जानेंगे पूरा डिटेल, जो फ्रंट न्यूज़ थी उसी को। और गूगल ने देखो अंडर 18 एज, मतलब जो माइनर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या अभी नई चीज़ें अपनी स्टेटस में अपडेट किया है, वो देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो थोड़ी थोड़ी न्यूज़ का एक बार थोड़े समरी लेंगे। एक तो यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, और इसके अलावा चाइना के 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, वहाँ पर कोविड का क्या असर देखने को मिल रहा है वो देखेंगे। और तो बाकी यहाँ से हम रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कितना हो गया इंडिया का वो जानेंगे। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स पेज पे न्यूज़ है और वर्ल्ड पेज की समरी है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। साथ में राजस्थान की भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो भी हम देखेंगे। खैर, सबसे पहले आ जाता है ऑपरेशन लंगदा। देखो, इसमें ये एनकाउंटर से रिलेटेड ऑपरेशन है जिसमें जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको मतलब एक तरीके से यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक तरीके से पूरा ख़त्म कर देना। ठीक है, तो इसलिए क्राइम फ्री यूपी बनाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बस इतना सही है और कुछ काम का है नहीं। इसके अलावा जो हमारे लिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो लेनी है फ्रंट पेज से, वो है आपके सामने। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 3 महीने का लोवेस्ट लेवल पे अभी आ चुकी है और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी ठीक देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हो कि जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो एक तो होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। जब हेडलाइन इन्फ्लेशन की आप बात करते हो ना, तो उसका मतलब आप वहाँ पर फूड फ्यूल को भी कंसिडर कर रहे हो। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का लेवल अभी 5.59% तक आ गया। जैसे कि आपको पता है, आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टारगेट क्या दिया हुआ है कि उनको इन्फ्लेशन किस पर्टिकुलर रेंज में रखनी है, वो है 4 ± 2%, मतलब 2 से 6% की रेंज में आपको इन्फ्लेशन मेंटेन रखनी है। ये बात कही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को। ठीक है, और उसी के तहत आप देखो कि पिछले 2 महीने, जुलाई और उससे पहले हो गया मई, इन दोनों महीनों में 6 से ज़्यादा % पे ज़्यादा चल रही थी हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इसके बेसिस पे मेजर की गई, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में रिटेल इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो अभी घट करके जुलाई में कितनी आ गई, 5.59। तो हम कह सकते हैं ये जो बैंड दिया हुआ है आरबीआई को, उस बैंड में आ गई, पर बैंड में भी एकदम अंदर नहीं है। 6 से बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.41% का ही डिफरेंस है। तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन आ जाता है अगर इकोनॉमी में, तो महंगाई फिर से बढ़ सकती है। ठीक है, डर तो लगा रहेगा, पर एक छोटा सा स्कोप भी है कि चलो महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल भी हुई है। ये डेटा कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, NSO के द्वारा। ठीक है, अब आपको मैं बताया अभी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक इन्फ्लेशन होती है कोर इन्फ्लेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि कोर इन्फ्लेशन में आप जैसे ही फूड और फ्यूल की इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हो तब हेडलाइन बन जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को आपने हटा दिया तो आपको कोर इन्फ्लेशन मिल जाएगी। तो ऐसे में फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन, इन दोनों की अगर बात करें तो ये भी थोड़ा सा डाउन होती हुई दिखाई दी। जैसे कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 3.96% हो गया जुलाई में,
जो कि जून में कितना हुआ करता था 5.15%, जो कि अपने आप में बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन है। मतलब खाने पीने की चीज़ों में उनकी महंगाई में कमी आना, ये एक बड़ा फैक्टर है। इसके चलते ये ओवरऑल महंगाई क्या है, कम देखने को मिल रही है। फ्यूल इन्फ्लेशन है, वो भी देखो जून के कंपैरिजन में जुलाई में कम हुई है। जून में कितना था 12.68% और अभी जुलाई में कितना हो गया 12.38%। तो ऐसे में कोर इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ी सी डाउन हुई है। पहले जून में कितनी थी कोर इन्फ्लेशन 5.9% और टोटल रिडक्शन होकर के जुलाई में कितना हो गया कोर इन्फ्लेशन का 5.7%। तो ऐसे में इन्फ्लेशन ओवरऑल क्या हुई है, कम हुई है। तो ये अपने आप में एक अच्छा खासा सिग्नल है। पर पॉइंट क्या आ रहा है कि अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं कि एक तो क्या है, आरबीआई की अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी अगस्त में ही, तो उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया, अकोमोडेटिव स्टांस रखा। प्राइस जो इंटरेस्ट रेट है लोन के ऊपर या रेपो रेट्स हैं या रिवर्स रेपो रेट है उसको बिल्कुल भी राइज नहीं किया है, वैसा का वैसा मेंटेन रखा। क्योंकि आरबीआई के सामने जो टारगेट है दैट इज कि हम इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है वो लगातार मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों के हाथ में जब पैसा होगा तो ही ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी और उसकी सप्लाई को फुलफिल करने के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो पाएंगी। तो ऐसे में आरबीआई ने तो देखो अपनी पॉलिसी मीटिंग में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। पर सवाल यह है कि मार्केट में अगर इसी तरीके से अकोमोडेटिव पॉलिसी के चलते मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो होता है तो महंगाई बढ़ने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। तो कंसर्न्स क्या है, अभी भी थोड़े से हैं, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब राइज नहीं किया गया रेपो रेट को, इंटरेस्ट रेट को। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे पास में सिल्वर लाइन तो है, पर पॉइंट क्या है कि कितना लंबा ये महंगाई कंट्रोल में रहेगी। दूसरी तरफ बात आ जाती है इंडस्ट्रियल आउटपुट की। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी जून के महीने में 16.6% से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था 2020 के कंपैरिजन में, जो कि आउटपुट अब रोज होता हुआ मतलब राइज होता हुआ दिखाई दिया जुलाई में कितना 13.6%। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ठीक है, 13.6% इन जून अगेन 16.6% इन जून 2020। कहने का मतलब जून 2020 में जितना कॉन्ट्रैक्शन था उसके कंपैरिजन में जून 2021 में थोड़ा सा इंडस्ट्रियल आउटपुट एक्सपेंड हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है, सिंपल सी बात है क्योंकि जून 2020 में जब इकोनॉमी माइनस में थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रुकी हुई थी, उसके कंपैरिजन में आपने देखा तब जाकर के 13.6% आउटपुट आपको प्लस में दिख रहा है। इसका मतलब जब आपने बेस ही माइनस में ले लिया तो ज्यादा कुछ ये इफेक्टिवली अगर एब्सोल्यूट टर्म में बात करो तो ये 13.6% जो है वो बहुत कम परसेंट आपको मिलेगा। खैर फिर भी प्लस टेरिटरी में अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट जाता है वो अच्छा है, ये चीज बताई जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज अबाउट एलिफेंट काउंट। अगले साल जो एलिफेंट्स की काउंटिंग होगी वो एग्जैक्टली उसी मेथड्स पे होगी, उन्हीं मेथड्स पे होगी जिन मेथड्स पे टाइगर की सेंसस होती है। तो ऐसे में 3 वाइल्ड लाइफ्स, एक तो आप लेपर्ड की बात कर लो, एक टाइगर्स की बात कर लो, अब तीसरी एंटिटी हो गई कौन सा, तीसरा जो एनिमल है दैट इज एलिफेंट। अब इनकी जो सेंसस होगी, इनकी जो पॉपुलेशन के बारे में जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो सेम उसी मेथड पे किया जाएगा जिस मेथड पे टाइगर पॉपुलेशन को अभी काउंट किया जाता है। बेसिकली अभी वर्ल्ड एलिफेंट डे था, कब, कल की बात है, 12 अगस्त 2021, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऐसे में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर अभी कौन है, भूपेंद्र यादव जी, तो उन्होंने ये बोला कि हम जिस तरीके से टाइगर्स की या लेपर्ड की जो काउंटिंग करते हैं बोले उसी मेथड को आप यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे वो मेथड क्या होगा वो आपको मैं सीधा बता देता हूँ। असेसमेंट जो है वो बोले 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट फेज जो होगा जिसमें इन्वॉल्व होगा ग्राउंड सर्वे, एनालिसिस किया जाएगा, रिमोट सेंसिंग की जाएगी और कैमरा ट्रैप किया जाएगा। मतलब एक तो हो गया कि ग्राउंड सर्वे कि हाँ हाथियों के जो आप कह सकते हो कि फुटप्रिंट्स हैं उनके बेसिस पे आप काउंट करो। रिमोटली सेंस किया जाए, आप सैटेलाइट का यूज़ करके फिर बाद में आप कहीं ट्रैकिंग करो। ठीक है, इसके अलावा या फिर आपने जो कुछ भी रिमोट सेंसर्स अप्लाई किए हुए हैं जंगलों के अंदर या वाइल्ड लाइफ एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में डिप्लॉय कर रखे उनसे, और तीसरा कैमरा के अंदर फोटो लेकर के। इस प्रोसेस में आप देख सकते हो इसी प्रोसेस का यूज टाइगर्स के लिए और लेपर्ड के लिए किया जा रहा है, अब एलिफेंट्स के लिए भी किया जाएगा। ये तो, और ये पहली बार है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इसके बाद में जो एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी वो देखिए ह्यूमन फुटप्रिंट इंडिसीज के बारे में देखेंगी कि किसी इंसान ने, कोई ह्यूमन बीइंग जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उनसे भी तो पूछा जाएगा ना, जो फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़ हैं, कि आपने कितने एलिफेंट्स देखे, कितने ग्रुप में थे वो लोग, वो देखा जाएगा। साथ में लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक कि माउंटेनस रीजन था
या फिर एकदम फ्लैट एरिया के ऊपर जंगल थे वहां पर आपने ऑब्जर्व किया। हैबिटाट क्वालिटी को भी देखा जाएगा कि जो एलिफेंट जहां पर रह रहे हैं उनकी जो रहने की जगह है वो उनके लिए कहीं डिस्ट्रेस का कारण तो नहीं बन रही है, बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि नहीं, वो चीज़ें चेक की जाएगी। साथ में इंडिविजुअल एलिफेंट्स को, एक एक एलिफेंट को आप देखोगे माइक्रो सैटेलाइट मार्कर के बेसिस पे चेक किया जाएगा, और जो डंग है उनका, जो गोबर है, उसमें उनका डीएनए भी टेस्ट किया जाएगा। तो ये हो गया सेकंड स्टेज और सेकंड फेज। और थर्ड फेज में क्या हो जाएगा कि जो ट्रेंड बायोलॉजिस्ट हैं या डिपार्टमेंट के जो पर्सन है, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सन है, वो लोग क्या करेंगे, एलिफेंट के ग्रुप्स को ट्रेस करेंगे और डेमोग्राफिक पैरामीटर जैसे कि कितनी फीमेल है, कितने मेल हैं, कितने उनमें सॉरी बच्चे हैं, उनकी बॉडी की कंडीशन क्या है, ये सारी चीज वो चेक करेंगे। और इसमें आप देखोगे कि एलिफेंट की साइज, बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे उनके कान कितने लंबे हैं, उनके जो दांत, टस्क जो होते हैं, उनकी साइज क्या है, उनके हिसाब से देखा जाएगा कि एलिफेंट की एज क्या है। ये 3 फेजेस के अंदर कंडक्शन किया जाएगा एलिफेंट्स के बारे में जो सेंसस होगी। ठीक है, अब एशियन एलिफेंट्स की अगर बात करो ना, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है ये स्पीसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये आप ध्यान रखें। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो भी नाम आ जाते हैं ना, जो करंट अफेयर में जो नाम है वो तो देखो आपको याद रखनी ही है, क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के कैसे भी करके। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा जो आपको समझना था और मुझे समझाना था। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि अभी करंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन के हिसाब से देखें तो लगभग 50,000 से 60,000 एशियन एलिफेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और इस 50,000 से 60,000 का 60% इंडिया में है, तो ये डेटा भी बड़ा काम का है। तो एक एक लाइन जो मैं बताता हूं ना आपको, वो आप नोट कर लिया करो, आपको लगे कि हाँ ये वाकई में काम की है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है GSLV F10 फेलियर टेक अवेज। कैसे फेल हुआ, क्या सीखना है, देखते हैं। देखो अभी कल की ही बात है, जैसे कल मैं आपको पढ़ा रहा था ना EOS 03 के बारे में, हमने पढ़ा था कल एक्सप्लेन पेज पे, वो फेल हो गया था, मैंने बताया था कि मैंने अपडेट देखा था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। देखो लॉन्च था GSLV F10 का, और ये था कि नॉर्मल कंडीशन में इसरो एंटर हो पाएगा, क्योंकि पेंडेमिक के चलते वैसे ही लगातार हम पोस्टपोन किए जा रहे थे जितने भी लॉन्च शेड्यूल थे उनको। ठीक है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पर हुआ क्या कि कल की जो बात है जिसमें GSLV F10, जिससे हम जो EOS 03 सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे थे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03, वो लॉन्च होते होते फेल हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि GSLV की 3 स्टेजेस होती हैं, जिनमें 2 स्टेजेस में तो सक्सेसफुल हो गया था लॉन्च, पर तीसरा स्टेज जब एक क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक का मतलब होता है सब जीरो टेम्परेचर, मतलब आप माइनस टेम्परेचर के ऊपर, मतलब टेम्परेचर 0 से माइनस में रहे, उस टाइम पर आप वहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, इंजन में इग्निशन होता है, फ्यूल बर्न होता है। ओके, तो उस टाइम पर क्रायोजेनिक स्टेज पर आकर के वो जो लॉन्च था वो फेल हो गया। तो इसका असर देखो आने वाले जो बिग टिकट फ्यूचर मिशंस हैं, जैसे कि गगनयान बात कर लो, आदित्य मिशन की बात कर लो, या चंद्रयान 3 की बात कर लो, ये सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर GSLV का ही यूज होना है। तो वहां पर क्रायोजेनिक इंजन का फेल होना और उसके चलते GSLV F10 का फेल हो जाना, तो उससे डाउट थोड़ा हो जाता है। अब बात ऐसी है कि हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या यहां पर टेक अवेज हम ले सकते हैं, वो जानते हैं। सबसे पहली चीज कि गड़बड़ कहां हुई, GSLV F10 जो है EOS 03 को लॉन्च करने के लिए लेके जा रहा था, शेड्यूल बिल्कुल परफेक्ट था, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में रॉकेट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, सही टाइम पे डिटैच हो गया। पर जैसे ही थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन को इग्नाइट होना था, अब क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर, क्रायोजेनिक का मतलब ही यही होता है। ठीक है, कि आप टेम्परेचर जो है वो बहुत कम रखो, 0 से माइनस में। अब यहां पर भी माइनस में भी देखोगे ना, तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको फ्यूल बर्न करना होता है। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब वहां पर रॉकेट जो है वो पावर गेन करना फेल हो जाता है और अचानक से फिर वहां पे बर्स्ट होकर के अपनी ट्रेजेक्टरी मिस कर देता है। जिस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करके जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करना था, ठीक है, वहां की बजाय वो थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है और फिर वो फेल होकर के नीचे गिर जाता है पूरा जो मटेरियल था रॉकेट का, इवन सैटेलाइट जो था वो भी। और कहां पे गिरा वो, अंडमान सी में। देखो ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, और श्रीहरिकोटा कहां पर आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पुल्लिकट लेक है, उसी के बिल्कुल टिप पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल के पास में। ठीक है, वहां से लॉन्च किया गया, तो उससे गया
और ये सैटेलाइट जाकर के गिर गया कहाँ पे, अंडमान सी में। अब होता क्या है आगे वो देखते हैं। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जा रहा था, जिससे कि इंडियन लैंडमास को कंटिन्यूअस रियल टाइम बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व किया जाए। रियल टाइम का मतलब कि अभी ऑब्जर्व किया, अभी पूरी डिटेल दे दी कि कहां पर रेनफॉल ज्यादा होने वाली है, कहां पर लैंडस्लाइड के स्कोप ज्यादा हैं, कहां पर डिजास्टर के ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो टारगेट था ना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को लॉन्च करने का, ये था कि हमारी जो लैंडमास है, मेन भारत की जो जमीन है, उस पर हम ऊपर से ऑब्जर्वेशन रख सकें। पर देखो, पहले तो पेंडेमिक ने डिले कर दिया, फिर उसके बाद में टेक्निकल ग्लिचेस के चलते पोस्टपोन होता रहा ये EOS 03 सैटेलाइट का लॉन्च, और रही सही में अब ये फेल ही हो गया अल्टीमेटली। टारगेट क्या था कि जो नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, साइक्लोन्स, वाटर बॉडीज का, या क्रॉप, वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर, इनके ऊपर नजर लगाए रखना, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से, ठीक है। और के शिवान जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि टेक्निकल एनोमलीज हैं वो देखी गई है, वो भी क्रायोजेनिक स्टेज पे, तो हम उसके ऊपर अब देखेंगे आगे क्या क्या रेक्टिफिकेशन हम कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि कहां पर ये गलती हुई, ठीक है। क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है, कौन सी स्टेज होती है। ये फाइनल स्टेज होती है जब रॉकेट का लास्ट स्टेज में सैटेलाइट को एकदम ऑर्बिट तक ले जाकर के लॉन्च करना होता है। देखो, GSLV D3 2010 में पहली बार यूज किया गया था। GSLV का जो मॉडल है ना, जो जियो स्टेशनरी जो लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, तो उसके लिए आप देखो कि GSLV का जो मतलब आप देख सकते हो, इसको लॉन्च किया गया GSLV D3 को, एक सेकेंड, हाँ, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। GSLV की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट लिया गया था लॉन्च करने के लिए अप्रैल 2010 में। उस टाइम पे D3 को लॉन्च किया गया था, इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, और वो भी आप देखोगे फेल हो गई थी। देखो, शुरुआत में एक एग्रीमेंट था, जब USSR हुआ करता था ना, तो उस टाइम पर इंडिया और USSR के रिलेशन बड़े अच्छे थे। तो USSR ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे रखा था कि हम इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन है वो अवेल करा देंगे। पर होता क्या है, 1990 आते आते USSR डिसइंटीग्रेट हो जाता है, रशिया USSR की लेगेसी को कंटिन्यू करता है। पर रशिया उस टाइम पे क्या दिमाग लगा कर चलता है कि हम सोशलिज्म या फिर जो कुछ भी सोशलिस्टिक अप्रोच थी उसको छोड़ करके अब हम कैपिटलिस्ट अप्रोच की तरफ जाएंगे, क्योंकि USSR के डिसइंटीग्रेशन के पीछे वहां की इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी थी, और उसके पीछे जो मेन मुद्दा था वो था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम करना। तो ऐसे में रशिया ने दिमाग लगाया कि हम थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में, जैसे US और USA के साथ में जो दूसरे कंट्रीज थे उनके साथ में इकोनॉमिकली एंगेज करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। अब होता क्या है कि USSR ने जो एग्रीमेंट या जो भी अपने कमिटमेंट इंडिया से किए थे, उनमें यह था कि क्रायोजेनिक इंजन इंडिया को दे दिए जाएंगे। पर रशिया क्या करता है उस टाइम पे, USA के साथ में अपने रिलेशन अच्छे बनाने के चक्कर में, और उसी टाइम पर आप देखो USA के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसी टाइम पर आप देख सकते हो कि इंडिया ने भी अपनी तरफ से पूरी तरफ से अपने, और उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों आमने सामने थे। रिजल्ट ये होता है 1998 में हम तो सबसे पहले पोखरण वाला टेस्ट कर देते हैं। पोखरण टेस्ट होता है 1998 का, और दूसरा पाकिस्तान का और USA का अच्छा खासा दोस्ती चल रही रहती है उस टाइम पे। तालिबान वाला मुद्दा वो मैंने आपको बताया ना, याद करो थोड़ा सा, ठीक है। उधर USA और पाकिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी रहती है, और इंडिया ने पोखरण टेस्ट भी कर लिया। तो इधर क्या करता है, USA रशिया को बोलता है कि आप क्रायोजेनिक इंजन इंडिया को नहीं अवेल करोगे, नहीं तो इंडिया क्या करेगा, इसी तरीके से क्रायोजेनिक इंजन का यूज करके मिसाइल्स तैयार कर लेगा, और वो फिर वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट हो सकती है। तो ऐसे में रशिया ने इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन डिलीवर करने से डिले करता रहा, मतलब एक तरीके से डिनायल पे डिनायल, मना करता रहा, और रिजल्ट क्या होता है, इंडिया अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू करता है। अब क्रायोजेनिक इंजन खुद ने जो बनाया उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब कि रशिया ने जो क्रायोजेनिक इंजन इंडिया को दिया उसी को थोड़ा स्टडी किया, और उसी के ऊपर अपना खुद का मॉडल तैयार करना शुरू किया। अब आप देखो कि GSLV की जो फर्स्ट फ्लाइट थी GSLV D3, ये फेल होती है, जिसमें इंडिया का ही इंडिजीनस क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जाता है, ठीक है, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद में GSLV का नेक्स्ट मॉडल वो जो था, वो रशिया का क्रायोजेनिक इंजन हमें एक हाथ लग जाता है, मिल जाता है, उसके बेसिस पे लॉन्च किया, वो भी फेल हो जाता है। ऐसे में हमारे क्रायोजेनिक इंजन की जो प्रोजेक्ट थे GSLV का, वो फेल होते हैं। पर उसके बाद में फिर और रेक्टिफिकेशन किया, करेक्शन किए गए, और GSLV Mach 3, Mach 2,
इसके फिर बाद में यूज किए गए और क्रायोजेनिक इंजन में जो भी प्रॉब्लम थी उनको करेक्ट किया गया। तो रिजल्ट ये रहा कि 6 सक्सेसफुल लॉन्च हम कर पाए। ठीक है, कितना? जीएसएलवी मैक्स सेकंड, इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन ही यूज हुआ था। पर वही बात है कि 6 सक्सेसफुल हो गए थे, जिनमें लास्ट जो था वो दिसंबर 2018 में GSAT-7A एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। अब आप देखो कि क्रायोजेनिक स्टेज के ऊपर स्ट्रगल किया था शुरुआती जीएसएलवी के मॉडल्स ने, और वो ही प्रॉब्लम अभी इशू आया है कहां पे? जीएसएलवी F10 में। तो इस चीज को करेक्ट करना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वो बात ठीक है कि जीएसएलवी मैक सेकंड का जो शेड्यूल था वो अभी आने वाले टाइम के ऊपर 2022 में और 2023 में ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, क्योंकि मैक सेकंड का जो मॉडल है वो सक्सेसफुल है। पर सवाल ये है कि अभी जो फेलियर हो गया है जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का, उसकी वजह से आने वाले जो भी हमारे जो मिशंस हैं उनके ऊपर उसका असर देखने को मिलेगा। वैसे तो साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये जो माल फंक्शनिंग हुई है, ये बोले ये एक्सीडेंटल है, इसलिए हम इसको रेक्टिफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे, हो जाएगा ये। फिर बात ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा फ्यूचर मिशंस पे। तो सिंपल सी ये है कि देखो, गगनयान है, चंद्रयान 3 है, इसमें जीएसएलवी मैक्स थर्ड यूज होगा और उसमें भी ये क्रायोजेनिक मेथड ही यूज होगा। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसी के बेसिस पे हमने अभी ये EOS लॉन्च किया 03, और वो फेल हो गया। और उसके फेल होने के बाद में अब नए जो प्रोजेक्ट हैं वो भी इन्हीं पे करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, और ये जो करेक्शन है, टेक्निकल इश्यूज को करेक्ट करना, ये एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। इसमें देखो, जो इंजन काम में आते हैं उन इंजन्स के नाम यहां पर आप देख सकते हो। CE-20 जो क्रायोजेनिक इंजन अभी जो ब्लास्ट हुआ है ना, सॉरी, इसके अंदर जो यूज हो रहा है जीएसएलवी मेक जो MK थर्ड है, उसमें CE-20 क्रायोजेनिक इंजन नाम से यूज होगा। इसी तरीके से जो दूसरे रॉकेट्स हैं जिनमें इसी तरीके क्रायोजेनिक इंजन यूज हो रहा है, उनमें एरियने, ठीक है, एरियने रॉकेट्स नाम से दिया जा रहा है। ठीक है, जो इसरो का पहले यूज होता था। पॉइंट क्या रहा है कि इसरो पहले जो रॉकेट यूज करता था सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, वो एरियने रॉकेट के नाम से जाना जाता था। उसी के लगभग ये डिजाइन है इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन CE-20। ठीक है, तो ये क्रायोजेनिक इंजन का नाम भी है, खैर हमें पता पड़ गया। अब बात यह आ जाती है कि देखो कि अभी जो हमने क्रायोजेनिक इंजन यूज किया है वो देखो पूरा होम ग्रोन है, इसरो के साइंटिस्ट ने ही ये डेवलप किया है, और ग्रिप भी अच्छी खासी बन चुकी है इस टेक्नोलॉजी पे। शुरुआत में तो हम रशिया पे डिपेंडेंट थे, पर वही चीज है, क्योंकि अब देखो चंद्रयान सेकंड, इसमें जो रॉकेट का जो काम था ना वो बड़ा सक्सेसफुल रहा था। मतलब जो ऑर्बिटर था चंद्रयान सेकंड का, वो तो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ ही था। जो लैंडर और रोवर वाला जो पार्ट था वो देखो फेल हो गया था, क्योंकि कोलैप्स कर गया था वहां पर जाकर के चंद्रयान का जो विक्रम और वो दूसरे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, चंद्रयान के क्या क्या सेगमेंट थे, ठीक है, जो फिर कोलैप्स करता है सीधा आके। ओके, तो ऐसे में ऑर्बिटर में तो सक्सेसफुल रहा ही था ना, तो वो भी तो हमने क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया था, जीएसएलवी मैक थर्ड का। अब फ्यूचर में अगर देखिए गगनयान की बात करो, चंद्रयान 2, उसमें जीएसएलवी का ही हम यूज करने वाले हैं। पर पॉइंट क्या है, अभी थोड़ी मिशन के ऊपर थोड़ा डाउट आना शुरू हो गया है। वो कैसे कि अभी ये क्रायोजेनिक इंजन का फेल होना। ओके, इसके अलावा आप निसार का मुद्दा देखते हैं। नेक्स्ट इज निसार प्रोजेक्ट की बात करें, ये देखो नासा और इसरो का मिलकर के एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, जिसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करना है। ठीक है, और उसमें 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार ये लगाए जाएंगे। मतलब रडार का मतलब आप जानते हो, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। दैट मीन्स आप ऊपर से बहुत दूर से डिस्टेंस से आप मेजर करते हो कि क्या एक्टिविटीज कहीं पे हो रही है। तो ऐसे में 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार वहां पर यूज किए जाएंगे। ओके, जो कि अर्थ के आप देख सकते हो एक साइकिल में लगभग 12 दिन लगाने वाला है। एक अब कह सकते हो मॉनिटर करेगा पूरी अर्थ को 12 दिन की एक साइकिल के अंदर। ठीक है, आप देखो इसके अंदर कि इंपॉर्टेंट मिशन है अपने आप में, और इसमें जो रॉकेट यूज होने वाला है ये है जीएसएलवी मैक सेकंड। तो खैर अभी तक सक्सेसफुल रहा है, पर बात क्या है कि इसरो का ये जो क्रायोजेनिक इंजन जिसके बेसिस पे ये मैक सेकंड रॉकेट भी ऑपरेट होगा, उसी में फेलियर अभी मिल गया है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है और टाइम लग सकता है, इसमें थोड़ा सा और डिले हो सकता है। ये टारगेट तो देखो निसार का जो है शेड्यूल किया हुआ, दैट इज अर्ली 2023, दैट मीन्स 2023 में शुरुआत में इसको लॉन्च करना है। पर क्या है,
ये जो निसार प्रोजेक्ट है ना, इसका काम क्या है ये देखो आप। ये अर्थ पे जो इकोसिस्टम में चेंजिंग आ रहे हैं उन पे ध्यान देना, सरफेस पे जो डायनेमिक है उस पर ध्यान देना, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो भी बायोमास है, नेचुरल हैजार्ड होती हैं, या सी लेवल राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या ग्राउंड वाटर वेरिएशन जो आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये नासा और इसरो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हिमालयन रीजन में जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, जैसे हमने कल ही न्यूज़ देखी थी कि किस तरीके से वहाँ पर अचानक से मिट्टी या पूरा जो दलदल था वो मतलब लैंडस्लाइड होता है, 60 जने ट्रैप हो गए, 10 जनों की डेथ हो गई, तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है। राइट। ये कोलैबोरेशन है नासा और इसरो का, ये मैंने बताया आपको। नासा है वो देखो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रोवाइड कर रहा है एल बैंड का, जबकि एस बैंड का दूसरा सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो इसरो का रहेगा। दोनों मिक्स हो गए। ये एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा और कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें नासा का जो काम है इस निसार वाले में वो क्या है, कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम का, जबकि लॉन्च का और जो लॉन्चिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो इसरो का काम है, ये इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में निसार का शेड्यूल तो देखो 2023 है, पर ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च होना है। पर ये जो फेलियर है इसमें थोड़ा सा डाउट अब फिर से आ गया है। हो सकता है कि GSLV मैक सेकंड जो कि ऑलरेडी 6 सक्सेसफुल फ्लाइट्स दे चुका है सैटेलाइट्स को, उनको एक बार ध्यान से जो भी टेक्निकल ग्लिचेज हैं उनको करेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगे। बाकी टाइम बताएगा आगे क्या होता है। डिटेल हमने देखी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, गूगल ने देखो अपडेट किया है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आपको पता है कोविड-19 के टाइम पे स्कूल सारी बंद पड़ी है, बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ सकते थे, चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, उससे ये अनप्रेसिडेंटेड मैनर में आए हैं। सोचा भी नहीं था कि इतनी अचानक से बच्चे ऑनलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे अपनी एजुकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये तो चलो प्लस पॉइंट है, पर माइनस पॉइंट भी तो है ना कि जो डार्क साइड है वर्ल्ड वाइड वेब का, जहां पर चाहे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो या कोई भी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं जिनको हम इलीगल कंसिडर करते हैं, तो उन एक्टिविटीज में भी तो एक तरीके से एक्सपोजर हो गया ना बच्चों का। तो ऐसे में बच्चों को जो 18 साल से कम के हैं उनको ऑनलाइन इश्यूज से प्रोटेक्ट करना ये जिम्मेदारी बन जाती है इन प्लेटफॉर्म्स की। तो गूगल ने क्या किया है कि जो भी बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, 18 साल से कम के जो बच्चे हैं ना, बोला उन लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा कि अगर उन्होंने कहीं पर भी कोई डिजिटल एक्टिविटी की है और उस एक्टिविटी के चलते उनकी कोई भी पिक या कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो चुकी है अलग अलग वेबसाइट्स पे, और वो जब भी कोई सर्च करता है उन सर्च को गूगल वहाँ पे शो करता है ऊपर ही ऊपर, तो वो बच्चे या उन बच्चों के माँ बाप या जो भी गार्जियन हैं उन कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि बच्चे अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, अगर मतलब वही चीज़ है, बच्चे हैं उन्होंने कोई एक्सेसिबिलिटी कर ली हो, कोई फोटो अपलोड कर दी हो, पर कोई वहाँ पर गूगल करके उन्हीं की फोटो को सर्च करके और उनका मिसयूज़ करता हो, तो ऐसे में उस कंटेंट को हटाना ज़रूरी हो जाता है। तो गूगल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और बच्चों को जो 18 साल से कम उम्र के जो भी लॉगिन होंगी वहाँ पर वो अपने कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि वो सर्च में ना आए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस वेबसाइट पे उन्होंने कंटेंट डाला उस वेबसाइट से भी वो कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो वेबसाइट की ड्यूटी है। यहां पर गूगल की इतनी सी है कि गूगल शो नहीं करेगा सर्च के अंदर उस कंटेंट को। ठीक है। तो ऐसे में यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारा है ही। अब बात ऐसी है कि गूगल ऐसा कर क्यों रहा है। देखो 1998 में यूएसए के अंदर एक एक्ट था जिसका नाम है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। उस एक्ट के तहत जो बच्चे भी 13 साल से कम उम्र के हैं, अब तो चलो अपडेट कर दिया, 18 साल का कर दिया, 13 साल से कम उम्र के लिए पहले किया था, अब 18 साल का हो गया, क्यों वो अपनी जो भी कंटेंट है, जो भी एक्सेसिबिलिटी है, उसको वो रिमूव करने का राइट रखें। ठीक है। तो ये चीज़ कर दी गई है। इसके चलते क्या हुआ, 2019 में गूगल पे $170 मिलियन का फाइन भी लगा था, क्योंकि गूगल ने इस कानून को नहीं माना था। अब तो चलो 18 साल की भी कर दी गई है, तो अच्छी बात है। सेम चीज़ इंस्टाग्राम ने भी अप्लाई कर दी अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखो ये बोला जा रहा है कि जी एंटरटेनमेंट कोई इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने 15 एंटिटीज को रोक दिया। अब देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ABCD ये 4 बंदे हैं और या 4 इंडिविजुअल हैं, 4 आप कह सकते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं। वो एक कंपनी है XYZ, उसमें बैठते हैं, उसकी मैनेजमेंट को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका इनमें इन्वेस्टमेंट है। पर पता पड़ता है कि अब आप देखो कि ये XYZ कंपनी में क्या काम होने वाला है फ्यूचर में, क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाली है XYZ कंपनी, या कहीं पे इसके मतलब कुछ भी नया बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्रोग्राम है। तो ऐसे में XYZ की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में ABCD को तो पता है,
है कि नहीं? तो बी है वो बंदा क्या दिमाग लगाता है कि यार आने वाले टाइम पे मेरी कंपनी में यार इतना कुछ होने वाला है, तो क्यों ना मैं इस कंपनी के शेयर्स पहले ही खरीद लूं। इससे क्या होगा कि बोला आज तो छोटी है कंपनी, आज तो कम है यहां पर इसका प्लेटफॉर्म, तो यहां पर मुझे हो सकता है कि 15-20 रुपए में एक शेयर मिल जाए, तो वो परचेज कर लेगा। और फिर जैसे ही उस और प्लान इसको पता ही है कि जैसे ही वो बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी XYZ कंपनी, तो इसके शेयर्स की वैल्यू है वो हो सकता है 300-400 रुपए पर शेयर के हिसाब से हो जाए। तो इस बंदे को जो इंटरनली अंदर बैठा हुआ है मैनेजमेंट में, उसको सारा पता है ना इस चीज का। तो ये बंदा क्या करेगा, अपने रिश्तेदारों को या किसी और के थ्रू ये बोल देगा कि भाई मैं तुम्हें देता हूं ये 3-4 करोड़ रुपए और इसमें इन्वेस्ट कर दो इसके शेयर्स के अंदर, क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स राइज होने वाले हैं। तो वो बंदा 15-15 रुपए के अंदर कितने भी शेयर खरीद सकता है, आपको पता ही है। तो ये चीज क्या हो गई, एक तरीके से अनएथिकल हुई कि नहीं, कि आपको अंदर की बातें पता है, आपको एक मैनेजमेंट के तौर पे बिठाया हुआ है और आप अंदर की बातों को जान करके अपने खुद की जेब भरने में लगे हुए हो। तो ऐसे में वो अपने रिश्तेदारों को दे करके पैसा या अपने रिश्तेदारों के पैसे इन्वेस्ट करवा लेगा, और जैसे ही फिर ये कंपनी अपना वो जो बड़ा प्रोजेक्ट करेगी तो उसका फायदा इसको मिलेगा सीधा सीधा। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि अनएथिकल है, इलीगल है। सेबी जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस चीज को बिल्कुल रोकने की पूरी कोशिश करती है, और इसी चीज के लिए ये यहां पर प्रोविजन किया गया है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को आपको समझना है बहुत ही अच्छे से, जो मैंने अभी समझाया। दूसरी अगर यहीं पे न्यूज़ देखें तो चाइना के 2 पोर्ट्स पे कोविड का असर देखने को मिला है, एक तो शंघाई पोर्ट और एक है निंगबो पोर्ट। ये आप देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि निंगबो पोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन से कंट्री में है? तो ऑप्शन आ जाए हांगकांग, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका? चाइना। ठीक है, बाकी तो चीज़ें देखो कोविड के चलते ये प्रॉब्लम हुई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो डेटा बड़ा काम का है, आपको कहीं पर भी काम आएगा वो चीज़, वो ये कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात करें तो पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने ये कहा है कि इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो चुकी है वो 100 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। ये ध्यान रखें आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें देखो सोलर एनर्जी भी आ गई, विंड एनर्जी भी आ गई, हाइब्रिड एनर्जी भी आ गई, बायोमास बेसिस भी आ गया, बायोडीजल, ये सारे आ गए हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ऐसे में 100 गीगावाट का जो लेवल है वो क्रॉस कर गई है रिन्यूएबल एनर्जी की, अगर इंस्टॉलेशन की बात करें इंडिया में। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गए हम सीधा स्पोर्ट्स पेज पे। स्पोर्ट्स पेज एक छोटी सी न्यूज़ है, वो ये कि एक्सप्लेनिंग द क्रिप्टो करेंसी इन मेसीज PSG डील। अभी लियोनल मेसी ने देखो फ्रांस का क्लब ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, PSG क्लब। पहले तो क्या बार्सिलोना स्पेन का एक क्लब था क्या मतलब है, उसमें था लियोनल मेसी। लियोनल मेसी वैसे अर्जेंटीनियन फुटबॉलर है, वैसे क्लब्स के लिए खेलते हैं ये ज़्यादातर। तो बार्सिलोना से स्विच करके अभी ये PSG ज्वाइन कर रहा है, राइट। तो ऐसे में यहाँ पर एक मुद्दा आ रहा है, दैट इज कि लियोनल मेसी ने जैसे ही ज्वाइन किया ना फ्रेंच क्लब, तो इसकी वैल्यूएशन जो है क्रिप्टो करेंसीज में भी हो रही है। और क्रिप्टो करेंसीज जो है वो है, उसको बोला जा रहा है फैन टोकन्स। क्या बोला जा रहा है? फैन टोकन्स, ये ध्यान रखेंगे। और ये फैन टोकन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखो होता क्या है कि जब भी कोई प्लेयर का ऑक्शन होता है, कोई भी मतलब आप देखते हो, IPL के बारे में जानते हो कि प्लेयर्स की बोली लगती है कि हाँ जी इतने करोड़ में हम खरीदते हैं, ये इस फ्रेंचाइज के लिए खेलेगा, ठीक है। अब की बार जो एरॉन फिंच है वो बोले दिल्ली के लिए खेलेगा, फिर बोला जाएगा नहीं हम ज़्यादा पैसे देते हैं, मुंबई के लिए खेलेगा। ऐसे कंपटीशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो लियोनल मेसी के लिए भी ये जो फैन टोकन्स हैं, इनके अंदर भी इनकी वैल्यूएशन होती है। फैन टोकन्स क्या है? नॉन फंजिबल टोकन्स। बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था। ये एक डिजिटल एसेट्स होते हैं, केवल डिजिटल एसेट्स, जिसमें मान लो कि लियोनल मेसी की खुद की वीडियो क्लिप्स हो छोटी छोटी, जो कि किसी ने रिकॉर्ड नहीं की, एक बंदे ने रिकॉर्ड कर दी, अब उनकी ऑक्शन करवा रहा है कि बोला मेरे को, मैं ये लियोनल मेसी की एकदम मतलब जो अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर, ऐसी क्लिप अवेलेबल कराऊंगा, पर मुझे उसके लिए चाहिए रुपए। तो ये क्या हो गया कि नॉन फंजिबल टोकन। ऐसे ही लियोनल मेसी का ऐसे मोमेंट जो किसी ने क्लिप कर लिया हो, फोटो खींच ली हो, और फिर उसके लिए बोल दे कि भाई ये फोटो है मेरे पास में, इस फोटो के लिए कौन कितने रुपए देता है बताओ आप मुझे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फैन टोकन्स है ना, ये भी NFT है, एक तरीका नॉन फंजिबल टोकन है, जो कि डिजिटल एसेट है केवल। जैसे कि बिटकॉइन हुआ करते हैं ना, जैसे डिजिटल करेंसीज होती हैं, उसी तरीके से फैन टोकन है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है, इन फैन टोकन्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। मतलब कि सेकंडों के अंदर इनके भाव जो हैं, मतलब अर्श से फर्श पे आके गिर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि 10 रुपए का कल बिक रहा हो और आज माइनस में रेट चल गई हो, ऐसा भी हो सकता है।
वॉलेटिलिटी क्रिप्टो करेंसीज की देखो, बिटकॉइन की वैल्यू, जैसे ही चाइना बोलता है कि जी हम बिटकॉइन को बिल्कुल रोकेंगे, तो क्या निकल के आती है न्यूज कि बिटकॉइन की वैल्यू जो कि $30,000 चल रही थी वो रिड्यूस होकर के बोला $15,000 पे ही आ गई। तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आती है, और वही चीज यहां पर फैन टोकन टाइप, ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, इनके लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, इसमें क्या है फैन टोकन्स में, सिंपल सी बात है कि जो फैंस हैं, फैन का मतलब जो फॉलोअर्स हैं, जैसे अगर मैं कहूं यूट्यूब के ऊपर आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आप उस चैनल के जो कंटेंट है उसके फैन ही तो हुए ना। तो आप लोग क्या करोगे कि कुछ मोमेंट्स को आपने कलेक्ट किया, और उन मोमेंट्स को कलेक्ट करके और फिर बाद में आपने अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट की कि मैं आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉलोअर हूं और आपकी वैल्यू क्रिएट होने में मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में फैन क्या करेंगे, क्रिप्टो को टोकन्स को परचेज भी कर सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं। और वो क्रिप्टो टोकन्स परचेज करने का तरीका क्या होगा कि उनके पास में मान लो डॉलर्स में पैसा है या यूरो के फॉर्म में पैसा है, तो उसको उस पैसे को देकर के, रियल वर्ल्ड मनी होती है ना, उसके बेसिस पे क्रिप्टो टोकन परचेज कर लेगा। अब वो टोकन जो परचेज किया वो किसी क्लब के लिए भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए भी हो सकता है। तो अब उस टोकन का फायदा क्या होगा उस फैन को खरीदने से? फायदा ये होगा कि कोई भी मान लो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जैसे कि क्लब का, आपने यहां पर पीएसजी क्लब की हम बात कर रहे हैं, पीएसजी क्लब का किसी फैन ने टोकन परचेज कर लिया, जिसको हम फैंस टोकन बोल रहे हैं, फैन टोकन, ये परचेज कर लिया, तो वो क्या करेगा, ये मतलब फैंस डिसाइड करने में उनसे वोटिंग करवाई जाएगी। एक तरीके से ये शेयर होल्डर हो गए, ये मानो आप, ठीक है, उनसे ये वोटिंग कराई जाएगी कि आप बताओ कि किट कैसा कलर का होना चाहिए, क्या डिजाइन होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से वोटिंग कर देंगे। सेम पूछा जाएगा कि गोल का म्यूजिक, जब गोल हो जाए पीएसजी क्लब की तरफ से, तो उस टाइम पर कैसा म्यूजिक बजना चाहिए वो बताया जाए। टीम का डेस्टिनेशन कहां पर होना चाहिए कि जहां पर वो प्रैक्टिस कर सके, तो वहां पर फैंस से क्या वोटिंग करवाई जाएगी, और जिसके पास में जितने ज्यादा टोकन होगी उसकी इतनी वेटेज हो जाएगी। उसके बेसिस पे फिर बाद में डिसीजन ले लिया फैंस का, फिर अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा, क्लब, कि हाँ जी ये वेटेज इस पर्टिकुलर फैन क्लब के द्वारा, या ये बोला जा रहा है कि हाँ फ्रांस के इस पर्टिकुलर स्टेडियम के अंदर हमें प्रैक्टिस करवानी है पीएसजी वालों को, तो वो वहां पर करवा देंगे। तो ये सारा मुद्दा है कि ये कैसे फैन टोकन काम करता है या नॉन फंजिबल टोकन्स काम करते हैं, राइट। इसमें देखो ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में ये जो आर्सेनल, एस्टन विला, एवर्टन, या फिर आप देखते हो लीड्स, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, एसी मिलान, इन सब ने ज्वाइन कर लिया है इस फैन टोकन वाले सेगमेंट को, क्योंकि ये न्यू रियलिटी है स्पोर्ट्स की। ओके, ये चीज हो गई। अब चलते हैं वर्ल्ड पेज पे छोटी सी समरी लेने के लिए। वर्ल्ड पेज पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस एक तो ये है कि तालिबान लगातार अपनी ग्रिप पकड़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब हेरात, गजनी, कांधार, इन सबको पकड़ चुका है। ठीक है, सब में अपनी ग्रिप बना चुका है। और इधर पाकिस्तान जो है वो ब्लेम गेम से पीछे हट नहीं रहा है। वो ये कि अभी जो हमने बात की थी ना, चाइनीज इंजीनियर्स की जो डेथ हुई थी, वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में जो काम हो रहा था, तो बोलो वो इंडिया और अफगानिस्तान ने दोनों ने मिलकर के किया था, जिससे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन बिगड़ सके, ये बात बोली जा रही है। तो देखो ये तो ब्लेम गेम चल रहा है और कोई लेना देना है नहीं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट ह्यूमन राइट्स, कि इंडोनेशियन आर्मी के अंदर जो भी विमेन फीमेल का जो रिक्रूटमेंट हुआ करता था ना, तो उसके पहले उनका वर्जिनिटी टेस्ट हुआ करता था, तो उसको अब वहाँ की आर्मी ने ख़त्म कर दिया है। बोला वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होगा, और इस चीज़ को देखो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने भी वेलकम किया है। तो दूसरी तरफ WHO का जो डिक्लेयर्ड WHO के द्वारा जो डिक्लेयर्ड एक कॉन्सेप्ट है, बोले ये अनसाइंटिफिक मेथड है, आप किस तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे हो, वर्जिनिटी टेस्ट करने का ये कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज़ अब वहाँ पर विड्रॉ कर ली है, जो कि वेलकम की जा रही है। ओके, बाकी और तो एक राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ है, वो ये सिंपल सी न्यूज़, उसको देख लेते हैं एक बार। सीएम अशोक गहलोत उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं कि भाई रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है ना बड़ा इरेटिक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि राजस्थान में 10 ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, 33 में से टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 10 में अंडर डेफिसिट रहे हैं, वो मतलब रेनफॉल नॉर्मल से बहुत कम मिली है, जबकि बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर के अंदर एक्सेसिव रेनफॉल मिला है। ठीक है, इनमें देखो 5 तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर एबनॉर्मल रेंज मिली है, और जो आप देख सकते हो कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो कि बिल्कुल स्कैंट कैटेगरी में डाला जाए। स्कैंट का मतलब कि जहां पे कोई रेनफॉल ना मिला हो। ठीक है, ये जो स्क्यूड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पीछे चिंता की बात ये रहती है कि जब एक जगह पे रेनफॉल ज़्यादा होता है तो फ्लड्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम, और दूसरी जगह पे अगर रेनफॉल कम हो जाता है तो ड्रॉट्स की वजह से प्रॉब्लम। तो ऐसे में सरकार के लिए चिंता की बात है ये। ठीक है,
मेनली जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिला है वो किसको मिला है, जो हाड़ौती वाला रीजन है जहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर नॉर्मल जितनी रेनफॉल होती है उससे 87.2% ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हो चुकी है अभी तक। इसी तरीके से भरतपुर डिवीजन में भी रेनफॉल अच्छा खासा मिल गया है। और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्टर्न राजस्थान में, जैसे बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, गंगानगर, जालोर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, मतलब आप देखो वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान की अगर बात करो तो यहां पर आपको रेनफॉल कम मिला है। तो ये जो रेनफॉल का पैटर्न है ना, ये चिंता का कारण बताया जा रहा है। ठीक है, तो मेन जो न्यूज़ थी वो हमने देख ली है। राजस्थान का सेगमेंट हम लास्ट में कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये डिस्कशन में इतना ही था।